हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी फैमिली में सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक मोर ओवर रिलेटेड होगा मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास लोग कैसे जीते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कैसे अपना बजटिंग करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, किस तरीके से उनको अपना पैसे को, अपने इनकम को यूज़ करना चाहिए ताकि वो एक टेंशन फ्री लाइफ जी सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए, कोई अगर नया बच्चा या नई बच्ची ग्रेजुएशन के बाद जॉब में चले जाते हैं। कुछ लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में चले जाते हैं, जैसे कि राजस्थान के या यूपी के कुछ नॉर्थ इंडियंस बच्चे दिल्ली एनसीआर में या जयपुर जैसी सिटी में चले जाते हैं, या महाराष्ट्र के अहमदनगर या पुणे के बच्चे मुंबई में चले जाते हैं, या सबब्स के एरिया के बच्चे बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो उनको एक अच्छी सैलरी मिल जाती है, जिससे पहले वो सैलरी उनको नहीं मिल रही होती है। जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता, लेकिन जब वो जॉब में आ जाते हैं तो उनकी स्टार्टिंग हो जाती है सैलरी की। शुरुआत में थोड़ी हो सकता है कम हो जब उनको नई नई जॉब मिली, लेकिन 2 साल 3 साल 5 साल के बाद वो एक अच्छे सैलरी पैकेज पे आ जाते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसे बेंचमार्क सैलरी पे आ जाते हैं जिसमें उनको महसूस होता है कि हमारी सैलरी अच्छी हो गई है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो बच्चा जॉब में है, जिसकी सैलरी 40,000 टू 60,000 रुपीज़ है, उसको लगता है मेरी सैलरी ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक किंग फीलिंग या क्वीन फीलिंग आने लग जाती है उस टाइम पे, और हम अपने बजट को प्लान नहीं करते। जबकि अगर इसको कंपैरिजन करा जाए एक लास्ट जनरेशन से या लास्ट टू लास्ट जनरेशन से, तो जो हमारे पेरेंट्स होते थे या हमारे आसपास जो हमारे पेरेंट्स जैसे होते थे, हमारे अंकल आंट वगैरह, तो वो लोग बड़ी प्लानिंग से चलते थे। अगर उनको कोई भी खर्चा करना होता था तो उससे पहले वो 100 बार सोचते थे। एक महीने का पूरा लेखा जोखा रखते थे अपने पास कि घर का अगर किचन का सामान, राशन पानी वगैरह लेके आना है तो कितने का आएगा। एक लिस्ट पहले से तैयार होती थी हमारी मदर्स के पास कि कितने का सामान आएगा। और अगर आज के टाइम पे कंपैरिजन करके देखा जाए तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, रिटेल आउटलेट्स खुल गए हैं, जैसे डी मार्ट वगैरह। तो इस टाइप के शॉप्स के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो हम बिना किसी प्लानिंग के जाते हैं। पहली बात तो कोई लिस्ट ही नहीं होती है अधिकतर लोगों के पास, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बजट से आउट होती हैं। बजट से आउट इसलिए मैं बोलूँगा, आप कहेंगे कि वहाँ तो सस्ता होता है, तो बजट से आउट जो मैंने वर्ड यूज़ करा वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो बजट था, आपको ज़रूरत थी 1 केजी का डिटर्जेंट पाउडर लेने की, लेकिन वहाँ पर पैकेट रखा हुआ है 5 केजी का या 10 केजी का, और उसके साथ आपको लालच दिया जा रहा है 20% ऑफ का, या एक बकेट दी जा रही है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट उनको 40 to 50 रुपीज़ पड़ रही है, लेकिन वो उसके ऊपर शो कर रहे हैं अमाउंट 199 रुपीज़। तो आप सोचते हैं ये तो मेरे फ़ायदे का सौदा है, लेकिन उनका ये देखिए कि आपको अगर वो पैकेट वो दे रहे हैं 10 केजी का, और आपका रिक्वायरमेंट 1 केजी की थी, उन्होंने आपका अपने से रिक्वायरमेंट से 10 टाइम्स आपने ज़्यादा ले लिया और उनकी सेल को 10 टाइम्स प्रमोट कर दिया। लेकिन साथ में ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि आप अगर आपका किचन का बजट 4,000 रुपये महीने का था फैमिली का, अब आपने वो एक एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ लिया जिससे आपका बजट चला गया लगभग 4,800 रुपीज़। तो 800 रुपये का जो एक्सेस अमाउंट आपने खर्च करा, उससे आपका पूरा बजट खराब हो गया महीने का। अब अगर आपका जो भी खर्चा है उसमें आप कुछ भी एक्सेस ले लेते हैं उस पर्टिकुलर मंथ में, तो ना सिर्फ उस पर्टिकुलर मंथ में वो आपके ऊपर बर्डन बनेगा, बल्कि आने वाले टाइम पे भी बर्डन बनेगा विद द पावर ऑफ नेगेटिव कंपाउंड। तो आप उसको झुठला नहीं सकते, वो आपके लिए खर्चा है। कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में वो आपका बजट से आउट होने की वजह से आपको परेशान करेगा। साथ में हम देखते हैं कि खाने पीने की आदतें हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब है आज के टाइम पे। जगह जगह स्ट्रीट फूड और जो कि एप्लीकेशंस अवेलेबल हो गई हैं स्विगी जोमेटो जैसी, और ईज़ ऑफ फूड जो हो गया है कि इजीली आपको खाना मिल जाता है, तो हम सिर्फ एप्लीकेशन निकालते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं और अपना खाना ऑर्डर कर देते हैं, ये सोचे बिना कि इसके ऊपर 80 रुपये या 90 रुपये फालतू का चार्ज देना पड़ रहा है, और हम उसको रूटीन बना लेते हैं। कहीं हमारी मजबूरी है कि किसी दिन हम खाना नहीं खा पा रहे घर पे,
या कोई इशू है, गैस खत्म हो गया, इस टाइप का कोई इशू हो गया, तो बात समझ में आती है। या घर में कोई बीमार है, जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस दिन आप मंगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसको भी सोच के बनाइए कि इससे भी हमारा बजट खराब होगा। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाता है कि रूटीन में बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं कि जंक फूड खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, तो हमने मंगा लिया और रूटीन में मंगा लेते हैं हम उसको, ये सोचे बिना कि हमारा बजट कितना खराब होगा। तो जिस तरीके से आपने अपना किचन का बजट खराब करा, उसी तरीके से आपने अननेसेसरी एक और खर्चा जोड़ लिया। रूटीन ये होना चाहिए कि एक पूरी फैमिली है, अगर ये आप अनमैरिड भी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी लाइफस्टाइल के अंदर मैं अपने बजट को कितना अलाउड करता हूँ। 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ जो मेरी सैलरी पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, जो मेरी मंथली सैलरी के ऊपर, खर्चों के ऊपर मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा। खर्चा करना गलत नहीं है, लेकिन आउट ऑफ लिमिट जाके खर्चा करना गलत है। साथ में हम देखते हैं कि बड़े बड़े शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, जहाँ पर हमें लगता है, जैसे हम वहाँ पर पैर रखते हैं तो हमें लगता है कि एक रिच फीलिंग देते हैं ये मॉल्स। तो आपको लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह पे आ गए, क्या मस्त लाइफ है, इस तरीके से जीना चाहिए। तो आप एक शॉप में जाते हैं, 2 में जाते हैं, 10 में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ये लालच आ जाता है कि मैं ये भी ले लूँ और वो भी ले लूँ। अगर गर्ल्स होंगी तो वो सोचेंगी कि मैं कपड़े अच्छे ले लूँ या कोई पर्स अच्छा ले लूँ जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करे, या मैं कोई सैंडल्स अच्छे ले लूँ, शूज़ अच्छे ले लूँ। इसी तरीके से बॉयज़ जो होते हैं वो भी सोचते हैं कि मैं अपने लिए ड्रेसिंग के लिए या अपने हाथ में जो फ़ोन है वो अच्छा होना चाहिए। तो आजकल नए बच्चे जो देखते हैं हम, 75 to 80% बच्चे आईफोन लेना पसंद करते हैं, और ये 75 to 80% जो बच्चे आईफोन लेते हैं, इसमें से जो 75% लोग होते हैं वो ये आईफोन लेते हैं ईएमआई पे, जबकि उनका बजट अलाउ नहीं कर रहा सैलरी के हिसाब से कि उनको वो फ़ोन लेना चाहिए। पहली चीज़ तो लोन लेना ही नहीं चाहिए। लोन लेके आप अपने ऊपर एक बर्डन बना लेते हो। अगर आप जॉब में हैं तो पहले आपकी लायबिलिटी होती है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर। अब जिस दिन आपने लोन ले लिया तो आप ये चीज़ मान लीजिए कि अब आपकी लायबिलिटी बैंक के ऊपर भी है। मतलब आप बैंक के भी एम्प्लॉय हो गए, आप बैंक के लिए भी काम करोगे एक तरीके से उस दिन। तो जो आप कमा रहे हो वो आपको बैंक को चुकाना है, या जो भी आपने प्राइवेट ऐप से लोन लिया है वो आपको उसको चुकाना ही पड़ेगा, या जहाँ भी आपने कार्ड स्वैप करा है, क्रेडिट कार्ड स्वैप करा है, वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम देखते हैं जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को लेके बहुत पॉजिटिव है आज के टाइम पे। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल परेशान ना हो, अच्छी एजुकेशन ले, और होना भी चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि जो छोटे वर्ग के बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग है, 1st to 5th स्टैंडर्ड में है या 7th स्टैंडर्ड में है, तो वो देखते हैं मैं अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेज दूँ जहाँ पर बहुत आउटस्टैंडिंग एजुकेशन उसको मिल जाए, और वो कोशिश भी नहीं करते कंपैरिजन करने की कि हो सकता है कि उससे हाफ बजट में उनको दूसरा स्कूल मिल जाए और अच्छी फैसिलिटीज के साथ मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। और वो एक जो पार्ट जिसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो एक स्कूल जो उनके घर से बहुत दूर है, जिसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का हाई कॉस्ट उनको पे करना पड़ रहा है, और दूसरा स्कूल हो सकता है कि स्कूल की फीस ज़्यादा हो जो उनके घर के पास हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में वो कुछ पैसा बचा ले। ओवरऑल बजट करके देखें तो हो सकता है टोटल कंपैरिजन में स्कूल की फीस कम पड़े इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं जो पेरेंट्स को करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो कहाँ पैसा बचा सकते हैं बच्चे के लिए फ्यूचर में। और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी फर्दर स्टडीज़ के लिए वो बिना सोचे, बिना कोई प्लानिंग करे, बिना कोई अपना मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करे बच्चे के लिए लोन ले लेते हैं और अपने ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन डाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना चाहिए था कि जब बच्चा हुआ था उसी टाइम पे उनको एक एजुकेशन प्लान अपने लिए करना चाहिए था। जब बच्चा बड़ा होगा, 18 ईयर्स का होगा, तो वो पैसा उनको वहाँ पर हेल्प करता। लेकिन जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ कि जब वो यूथ थे तो उन्होंने इस टाइप से खर्चा करा, अपने एक्सपेंसेस को नहीं समझा। अब अगर टाइम बच्चे के टाइम पे आ रहा है, उसकी पढ़ाई के लिए आ रहा है, तो पूरा बजट यहाँ खराब हो रहा है। तो डे वन से प्लानिंग करना ज़रूरी है। इसके साथ देखा जाता है कि जिस टाइम पे बच्चे ने एजुकेशन लोन लिया तो एक बर्डन वो अपनी जॉब से पहले ले चुका है अपने ऊपर, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर इतना दबाव आ चुका है फैमिली को रन करने का, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के पास ही जाएगा, वो हैंड ओवर ही होगा। वो तो देखा ये जाएगा कि जो लोन लिया बच्चों के लिए उसका जो भी पेमेंट है वो बच्चे को खुद करना पड़ेगा। उसकी जॉब के बाद, जॉब जैसे ही लगेगी, फर्स्ट लायबिलिटी उसके लिए रेडी है, उसके पास एक लोन ऑलरेडी अवेलेबल है जो उसको चुकाना है। अपनी फर्स्ट सैलरी से वो पे करना चालू करेगा
और तब तक चुकाएगा जब तक वो लोन चूक नहीं जाएगा। हो सकता है उसकी मैरिज के बाद अगर उसके बच्चे भी हो गए तो वो अपना एजुकेशन लोन पे कर रहा है, और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। दूसरी चीज ये देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई लाइबिलिटी है या नहीं भी, उसके बाद अगर सैलरी ठीक ठाक हो गई 40,000 60,000 या 1 लाख 2 लाख रुपीज XYZ कुछ भी अमाउंट का सैलरी मिल गई हमको, पैकेज अच्छा मिल गया मंथली, तो हम ये देखते हैं कि बहुत ईयर से प्लान कर रहे थे कि चलो एक फ्लैट लेना था या एक घर लेना था, एक प्लॉट लेके घर बनाना था, तो वो बच्चा सोचता है अब तो मैं कहाँ भी लूँ, अब मैं अपने नाम से लोन ले लेता हूँ और मेरे को इजीली बैंक्स दे भी देगा क्योंकि मेरे पास फॉर्म 16 अवेलेबल है, फॉर्म 26 AS अवेलेबल है, ITR की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और होम लोन मिल जाएगा। तो ये एक बहुत गलत डिसीजन होता है। अगर आपने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी है फ्यूचर की, तो यही सारा सर्कल आगे नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर पास ऑन होने वाला है। तो आप कुछ भी प्लानिंग करने से पहले, चाहे आप कोई गुड लोन ले रहे हैं चाहे आप कोई बैड लोन ले रहे हैं, उससे पहले 100 बार सोचिए कि आपका मंथली बजट आपको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है लोन लेने के लिए। कोशिश ये करिए पैसा जोड़ के एसेट लीजिए, ना कि लाइबिलिटी लेके आप अपने एसेट क्रिएट करें, क्योंकि वो लाइबिलिटी ही मानी जाएगी। दूसरा, कोशिश ये करिए कि अगर घर लेना भी है तो वो एक रेंटल प्रॉपर्टी की तरह भी आप यूज कर सके, ताकि आपको पैसा उससे बने आगे, ना कि आप उसमें पूरे घर में, जो आपने बड़ा घर ले लिया उसमें आप पूरे घर में अकेले रहते हो। तो कोशिश इस तरीके से करिए कि आपका पैसे से पैसा बने, ना कि पैसे के ऊपर लाइबिलिटी बने। तो मैंने कुछ बेसिक चीजें कवर करी हैं इसके अंदर कि जब आपकी फर्स्ट सैलरी चालू हो जाती है तो आपको सबसे पहले अपना मंथली बजट बना लेना चाहिए कि आपको किस तरीके से बजटिंग करनी है, अपने फाइनेंशियल्स को किस तरीके से ध्यान रख के चलाना है। एक मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ जल्दी से, ताकि वीडियो और लंबा ना हो। इसमें आप कर सकते हैं 50% एक्सपेंसेस, 30% लाइफस्टाइल और 20% इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप अपनी इनकम का 50% अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। 30% आप अपनी लाइफस्टाइल पे खर्च करिए और 20% आप कम से कम बचाने की कोशिश करिए। अगर आप 20 से 30% बचाते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे आप इस फॉर्मूला को यूज करते चले जाइए। आप यकीन मानिए आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन कभी भी नहीं आएगा। और साथ में कोशिश करिए कि आप जब भी कोई लोन ले रहे हैं या कोई भी खर्चा अपने साथ बढ़ा रहे हैं तो वो सारे खर्चे आपके इस फॉर्मूला में फिट हो। तो ठीक है दोस्तों, आज इतनी ही बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। और अगर मान लीजिए आपको कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी करनी है, जिसमें आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप मेरे से पूछ सकते हैं, राय मिला सकते हैं कि मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करूं, जिस पे मैं आपको सुझाव दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।